बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं आपसे कुछ बड़ी अहम मालूमात शेयर करना चाहता हूँ और गेम किस तरफ जा रहा है और कौन लोग इसे चला रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के शहरी इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं। जहाँ पे भी सर्वे हुआ, लगभग 75% से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएँ। इसका मतलब है पाकिस्तान की अक्सरियत या 3/4 पाकिस्तानी या हर 4 में से 3 पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंतखाबात हों। अब इंतखाबात के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, तो पाकिस्तानियों ने इस रास्ते को कैसे खुलवाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंतखाबात रोके कैसे जाएंगे। गवर्नर तारीख नहीं देंगे, इलेक्शन कमीशन गवर्नर से तारीख मांगेगा, अदालत इलेक्शन कमीशन को बुलाएगी, तो इलेक्शन कमीशन अदालत को कहता है कि जी हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, गवर्नर हमें तारीख देगा। गवर्नर को बुलाएंगे तो गवर्नर हालात का बहाना लगाएगा और गवर्नर मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये बार बार अपीलों में जाएंगे, इस मामले को लटकाएंगे, दूर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंतखाबात से भागते रहेंगे। अब इंतखाबात होने कैसे हैं? अल्टीमेटली इसके अंदर अदालत को रोल प्ले करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए सदर पाकिस्तान ये कह देते हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं, तो सदर पाकिस्तान के कहने के बाद भी ये मामला इसलिए अदालत में जाएगा कि क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात करवाने से भागेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जनरल बाजवा के जो सहूलतकार थे, जिन्होंने उनके साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उनमें बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं और वो इंतखाबात से इसलिए भाग रहे हैं कि उनको पता है कि जिस आदमी का रजीम चेंज करके हमने उसको हुकूमत से निकाला, इंतखाबात के नतीजे में वही शख्स वापस आ जाएगा और हमारी नौकरियां ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इंतखाबात ना हो। पीडीएम की जमातें, उन्हें ये पता है कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ कर दिया है, जो महंगाई उन्होंने बढ़ाई है, यानी इमरान खान साहब ने कीमतें कम की थी आईएमएफ के इसी मुआहदे के मुताबिक, और आईएमएफ की जितनी रिपोर्टें थीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स थीं, मूडीज़ की रिपोर्ट्स थीं, आलमी रेटिंग एजेंसीज ये कह रही थी कि ये मुल्क टेक ऑफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सस्टेनेबल है, वो तरक्की कर रही है और वो ठीक सिमत में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और ये चलता रहेगा। ये उन्हें लगता था, जो आलमी इदारे थे। लेकिन उसके बाद जब से ये हुकूमत बनी है, इन्होंने लगातार पब्लिक पे बोझ डाला है। पहले बोझ डालते रहे मिफ्ता इस्माइल डार साहब ने, बड़े बड़े दावे किए कि मैं आऊँगा और बोझ अपने कंधों पर उठा लूँगा, लेकिन डार साहब ने आकर गरीब की कमर तोड़ दी और ज़्यादा बोझ डाला और ज़्यादा गरीब को परेशान किया। अब मरियम नवाज़ बैठकर लतीफ़े सुना रही हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। उनका ये कहना है कि डार का ये गुनाह है कि वो कीमतें कम करता है, और वो ये कह रही है कि शौकत तरीन कीमतें बढ़ाते थे, डार कम करते हैं। हद हो गई वैसे। यानी शौकत तरीन के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त मरियम नवाज और उनकी पार्टी का ये था कि इन्होंने 10 रुपये क्यों सस्ता किया पेट्रोलियम मसनूआत को। इनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो ये था कि इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत को, यानी डीजल को और पेट्रोल को सस्ता क्यों किया, और इन्होंने बिजली की कीमत कम क्यों की। सबसे बड़ा इल्ज़ाम शौकत तरीन पर यह था कि इसने कीमतें कम कर दी हैं और उन्होंने उसका पैसा भी मैनेज कर लिया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर, अब ये कह रहे हैं, पहले ये कहते थे कि वो कीमतें कम की, ये इल्ज़ाम था, अब कह रहे हैं जी वो तो बढ़ाता था। और डार साहब, जिनके लिए पूरा पाकिस्तान गवाही दे रहा है कि इसहाक डार ने तबाही फेर दी है, 2 हफ्तों में 50 रुपए से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। ऐसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं फेरी। डॉलर को 270 तक तकरीबन पहुंचा दिया है। ऐसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं फेरी। मरियम नवाज कह रही है कि वो तो सस्ती कर रहे हैं चीज़ें, और डार साहब रिलीफ देते हैं तो ये उनका गुनाह है। कौन सा रिलीफ दिया है? मरियम नवाज साहिबा को कभी मेरे ख्याल में अपने घर का सौदा लाने का इत्तफाक नहीं हुआ। उन्हें आइडिया नहीं है कि बाज़ार में चीज़ें किस भाव पे बिकती हैं। वो जो गरीब लोग बेचारे दुकान पे जाते हैं, उनसे पूछें कि वो आटा कितने का ले रहे हैं। 55 रुपए वाला आटा जो बहुत महंगा होता था, आपके दौर में डार साहब बहुत सस्ता बेच रहे हैं, 150 रुपए तक का।
चीनी महंगी बिक रही है, घी महंगा बिक रहा है, दालें महंगी बिक रही हैं, हर चीज़ महंगी से महंगी बिकती चली जा रही है। और दौर किसका है? डार साहब का। तो लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। मरियम नवाज ने एक और अजीबोगरीब कहानी सुना दी कि मैं फ्राई पैन को चूल्हे पे गर्म करके उससे कपड़े इस्त्री करती थी। ये किसको बेवकूफ़ बना रही हैं आप? और भाई फ्राई पैन जब आप चूल्हे पे गर्म करते हैं काला हो जाता है। आपके कपड़ों के ऊपर कोई एक कपड़ा मरियम नवाज जो पहन के अदालत में आई हो और उसको देखकर कोई कहे कि ये फ्राई पैन से इस्त्री हुआ है, बेहतरीन से बेहतरीन धोबी को भी आप पूछवा लें कि क्या ये फ्राई पैन से इस्त्री हुआ है, वो आपको बताएगा नहीं जी ये बड़ी टॉप क्लास इस्त्री हुई है इन कपड़ों के ऊपर, फ्राई पैन से इस्त्री करती थी। यानी कोई भी बंदा कोई भी कहानी सुना दे तो वो अपने खाते में डाल देती हैं। वो कहती थी मेरे पास नाइटी भी अवेलेबल थी, मेरे पास फ्राई पैन भी अवेलेबल था, मेरे पास चूल्हा भी अवेलेबल था। यानी ये सारी चीज़ें मौत की चक्की में। और मुझे उस चक्की के अंदर छोटी सी में उन्होंने बंद किया था। वो किसी बंदे ने वीडियो बना के बाहर निकाल दी। मुझे तो लगता है वो मरियम नवाज को दिखाने के लिए या किसी ताकतवर शख्स को दिखाने के लिए वो वीडियो बनाई गई थी। वो वहाँ से लीक होकर बाहर आ गई। वो वीडियो आप उसके अंदर देखें, वो इतनी सी चक्की है उसके अंदर, या चूल्हा रख दो तो या बंदा बैठेगा। मैं नमाज पढ़ता था, मेरा सर सामने दीवार में लगता था। तो अजीबोगरीब बातें ना करें, लोगों को बेवकूफ़ ना समझें। लेकिन अब मरियम नवाज ने क्योंकि इंटरव्यू देने का फैसला किया है तो आपको इंटरव्यूज़ के अंदर बड़े लतीफ़े मिलेंगे, बड़े बड़े मज़ेदार लतीफ़े। और इंटरव्यू लेने वाले ने भी वैसा कमाल किया। मैं बड़ा मोतरफ़ था पहले ही सलीम साफ़ी साहब का, अब मैं उनकी और ज़्यादा क्या तारीफ़ करूँ। बड़ा शानदार उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है। इवन ये तक कहा कि इमरान खान की अल्फाज को बकवास उन्होंने इंटरव्यू के अंदर करार दिया। तो ज़बरदस्त एक उन्होंने इंटरव्यू किया है। बहरहाल अब तरीका क्या होगा? अदलिया के आगे इनकी नहीं चलेगी। अदलिया बंद बांध देती है हर गैर आइनी काम के आगे। अदलिया अगर कहेगी कि 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं तो फिर इनको करवाने पड़ेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर करेगी कि सहूलत फराम की जाए। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी फोर्सेस को कहेंगी कि फोर्स फराम करें इलेक्शन कमीशन को। वो ROs की फरामी के लिए भी कहेंगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो अदलिया सेट करके दे सकती है अगर वो फैसला ले ले तो। अब अदलिया से फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इन्होंने फौरी तौर पे अदलिया के ऊपर अटैक कर दिया है। अदलिया के ऊपर हमलावर हो गए हैं मरियम नवाज और उनके साथी। पीपल्स पार्टी अभी तक इस हमले के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन मरियम नवाज और उनके साथी, उनका मीडिया सेल, नवाज शरीफ, ये सारे मिलकर पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। अब जो पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो उन्हें इलेक्शन मिलेंगे कैसे? मेरे ख्याल में आप सबको अदलिया को सपोर्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने जजेस को सपोर्ट करें, उनके वक़ार के ऊपर समझौता ना करें। उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चल रही है और बड़ा खौफनाक उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस पे। और मरियम नवाज ने बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी तैयार कर रखी हैं। तो आने वाले दिनों में वो एक भरपूर किस्म का पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर हमला करेंगे। और इनकी तारीख है, नवाज शरीफ ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था। जब नवाज शरीफ निकाला गया, अभी नाअहल हुआ, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने दोबारा से फिर जजेस के ऊपर अटैक किया। और अब दोबारा जब उन्हें पता चल रहा है कि इंतखाबात लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो वाहिद एक रास्ता बचा है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है। अब जब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वहाँ से इंसाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दरवाजे को बंद करने के लिए अदलिया के खिलाफ एक खौफनाक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की जा रही है, जो शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तान के लोगों को अदलिया की बैक पर खड़े होना चाहिए, ख़ास तौर पे वकला को। वकला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बार और बेंच है उनका एक बड़ा ज़बरदस्त हमेशा से ताल्लुक़ है और वो दोनों मिलकर पाकिस्तान में इंसाफ को इंश्योर कर सकते हैं। तो आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए बार को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बेंच को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और पाकिस्तानियों को अपनी अदलिया के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जितने भी बुरे हालात हो ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आपको भरोसा पाकिस्तान के जजेस पे, पाकिस्तान की अदलिया पे करना पड़ेगा, क्योंकि मामला उनके कोर्ट में जाएगा। अगर वहाँ से इंसाफ होगा तो फिर ही आपको आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपका हक मिलेगा। बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब कोई भी डील करने के मूड में इमरान खान साहब है नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट जो मुतालबात इमरान खान साहब से कर रही है वो मुतालबात भी इमरान खान साहब अब मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में अदलिया ही एक वाहिद ऑप्शन है
जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात करवाए। सदर पाकिस्तान का भी ऐसा लगता है आज के दिन में, क्योंकि 9:30 बजे अभी इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाया जिसमें वो फैसला करेंगे कि सदर पाकिस्तान के बुलाए हुए इजलास में जाना या नहीं जाना। हो सकता है वो फैसला करेंगे नहीं जाना, लेकिन सदर ने बुलाया, उनको जाना चाहिए मुशावरत के लिए। और सदर पाकिस्तान की मुशावरत को ये लोग अब गैर आइनी करार दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा हसास बना हुआ है। उनके दफ्तर के बाहर एहतजाज भी हो जाए तो साबिक वज़ीर आज़म पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, गो के साबिक वज़ीर आज़म अपने घर पे बैठा हो। ये है सूरत हाल इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन पूरी कुव्वत के साथ पीडीएम की जमातों के साथ खड़ा है, सहूलतकार पूरी ताकत के साथ पीडीएम की जमातों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मीडिया का 95% हिस्सा पूरी ताकत के साथ मीडिया के साथ खड़ा है। तो इन तमाम लोगों ने मिलकर इलेक्शन को रोकना है, और इलेक्शन को इसलिए रोकना है कि पाकिस्तान के लोग इलेक्शन में वोट डालना चाहते हैं उस शख्स को जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला गया है। तो इमरान खान का रास्ता रोकने का एक ही तरीका है कि इंतखाब ना करवाया जाए। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे और चीज़ें कर रहे थे कि पाकिस्तान के बारे में, मईशत के बारे में नेगेटिव खबरें देने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। तो हम तो वही खबरें बता रहे थे जो फैक्ट थे, जो सरकारी अदाद शुमार थे, वो हम बता रहे थे। पाकिस्तान तबाह हो रहा है, हम बैठ के बांसुरी बजाएं? पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। जब टाइटैनिक डूब रहा था ना, तो उस वक्त भी उसके अंदर म्यूज़िक वाली म्यूज़िक बजा रहे थे, और उस वक्त भी लोगों को डिनर करवाया जा रहा था। तो क्या टाइटैनिक डूबने से बच गया? मेरे ख्याल में जिस वक्त वार्निंग देनी चाहिए, अजान देने का काम जिन लोगों का है, उनको अजान देते रहना चाहिए, लोगों को बाखबर करते रहना चाहिए, और उनको तैयार रखना चाहिए आने वाले वक्त के लिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक रहा। ख्वाजा आसिफ ने तो ढीला मुंह करके कह दिया कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वो डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, यानी पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। अब इसके असरात आप देखिएगा। कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन पाकिस्तान के साथ कारोबार करेगा? कौन पाकिस्तान के अंदर पैसा लेकर आएगा? एक दिवालिया मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करता है? लोग अपना पैसा निकाल कर ले जाते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर दिफा ने यह स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, बेशुमार लोगों ने यह फैसला किया कि उनका जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है उनको अब पाकिस्तान में नहीं मंगवाना। बेशुमार लोगों ने यह फैसला किया कि वो अब पाकिस्तान के अंदर से अपना पैसा निकालेंगे। ये पाकिस्तान के वजीर दिफा ने किया है, ख्वाजा आसिफ ने, और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, बदतरीन नुकसान पहुंचाया है। और यही ख्वाजा आसिफ हैं जो इस वक्त 3 भाइयों के ऊपर एक नया मुकदमा बना चुके हैं एंटी करप्शन में। यानी मैं उस्मान डार वगैरह की बात करूं, उस्मान डार, उमर डार, आमिर डार, आप लोग सभी ने जानते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। और ख्वाजा आसिफ को इन्होंने टक्कर दी हुई है सियालकोट में। पिछली मरतबा ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार रहे थे तो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके उन्होंने अपनी सीट बचाई थी। तो उसमें अब पहले इनके ऊपर एक मुकदमा किया गया इगवा बराए तावान का, फिर इनके ऊपर एक मुकदमा किया गया मंशियात का। ये उनमें से भी दोनों मुकदमा में से निकल गए क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं था बकौल इनके। उसके बाद इनके ऊपर एक तजावजात का मुकदमा बना के तो इनकी दीवारें फैक्ट्री गिरा दी, इनका करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो ख्वाजा आसिफ ने कोई कसर छोड़ी नहीं, इनके ऊपर 4-5 दफ़ा पहले मुकदमात करवाए हैं। और इस मरतबा एक एंटी करप्शन का मुकदमा बना दिया, वो ऐसे कि वहाँ पे पहले एक बंदे को गिरफ्तार किया, उसको नंगा करके टॉर्चर करते रहे, और उसके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती की, और उससे एक बयान दिलवा दिया इनके खिलाफ, और उसकी बुनियाद के ऊपर एंटी करप्शन में मुकदमा करवा दिया। अब एंटी करप्शन आपको पता है इस वक्त मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है, और मोहसिन नकवी किसके कंट्रोल में है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आप सबको पता है कि मोहसिन नकवी किसका आदमी है और रजीम चेंज ऑपरेशन में उसका क्या किरदार था। बहरहाल आप इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस्मान डार वगैरह के ऊपर पहले भी इस तरह की चीज़ें आई हैं, दोबारा आ रही हैं, और बहुत सारे लोगों पे और भी आ रही हैं। वैसे भी जेल भरो तहरीक का मौसम है, तो ये सारे गिरफ्तार तो होना ही है इन सब ने। कराची के मनाजिर हमने देखे, हज़ारों लोग जोक तर जोक इंसाफ हाउस कराची में आ रहे हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। इमरान खान को 200-200 लोग चाहिए हर शहर से, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं, हमने गिरफ्तारी देनी है। ये है सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। और जेल भरो तहरीक को नाकाम कैसे बनाना है, अब अव्वल तो ये फैसला किया गया है कि बंदे गिरफ्तार ही नहीं किए जाएंगे। तो जब नहीं गिरफ्तार करेंगे तो बंदे बैठ जाएंगे वहाँ पे, फिर उनको आप लाठी चार्ज करके उठाएंगे या गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे? वाटर कैनन से उठाएंगे।
اب صورتحال بہت عجیب ہونے والی ہے اور یہ پتہ چلے گا بدھ والے دن سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور باقی لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. بہرحال IMF کے چنگل میں پاکستان کو اچھی طرح اسحاق ڈار صاحب نے پھنسا دیا ہے اور عمران خان صاحب نے ایک اور مطالبہ کیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد کو اپنے ساتھ بٹھا کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ CCPO لاہور کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، ان کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے، اول تو پتہ کیا جائے کون ریکارڈ کر رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ 2-3 ایجنسیز ہیں جو یہ کر سکتی ہیں، ان کے پاس یہ سہولت ہے، تو وہ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو لیک کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا، اس میں ڈوگر صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہمارے بندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کو ایسے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، جب تحریری فیصلہ آئے گا تو اس کے لیے ہمارے بندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے وکلا یا ایسی ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے جو تحریری فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، جب وہ آئے گا تو وہ فیصلہ حاصل کرنے کے بعد لا کے دیں گے. اب اس کو PMLN ایسے پورٹرے کر رہی ہے کہ جیسے ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جج ہمارے بندے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی عدلیہ کی اس سے زیادہ تضحیق کیا ہو سکتی ہے جو کنٹینیوسلی PMLN اور مریم نواز کا میڈیا سیل کر رہا ہے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر. اور ایک اور باریک واردات آپ کو میں بتاؤں، یہ جو لوگ ہیں نا جو آج کل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور سہولت کاروں کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر یہ ساری گیمیں کر رہے ہیں، بہت جلدی ان سب کی طبیعت صاف ہونے والی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سہولت کاری فراہم کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی طبیعت صاف ہونے والی ہے. وجہ یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف ان کو وہاں لے جا کے ماریں گے جہاں ان کو پانی بھی نہیں ملے گا. انہوں نے پورا ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے اور اب آپ دیکھیے گا تھوڑے دن کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا تماشا لگے گا انہی جماعتوں کے ہاتھوں سے اور پھر بڑا مزہ آئے گا. مزہ اس لیے آئے گا کہ عمران خان صاحب اور پنجاب کے لوگ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں پاکستان کے 3 صوبوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی پہلی حالت بہت پتلی تھی. گلگت بلتستان کے لوگ بھی شکوے کرتے تھے اور کشمیر کے اندر بھی حالات آپ کو پتہ ہیں. تو رہ گیا تھا پنجاب کے اندر PMLN نے پہلے ایک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اور اب عمران خان صاحب نے باقی کسر نکال دی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مستقبل ہے. ان کے جتنے بڑے مرضی کارپوریٹ انٹرسٹ ہوں، یہ جتنے مرضی بڑے کاروبار کر لیں، یہ جتنی مرضی بڑی جائیدادیں بنا لیں، یہ سارا کچھ ان سے چھنے گا، اس لیے کہ یہ پبلک کی امانت ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی چیزیں ہیں. تو ناظرین، یہ وقت بہت قریب ہے اور ہم سب انشاءاللہ دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.